राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि बिहार में फिर से एक बार जंगल राज को लेकर के क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों जमुई का गोलीकांड जंगल राज की याद दिला रहा है। तो साथ ही नेहरू की तस्वीर पर कैसे तकरार शुरू हो गई और फिर क्या वार पलटवार हुए ये भी बताएंगे। जेपी नड्डा और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के साथ कैसे 24 की मिसाल तैयार हो रही है ये भी बताएंगे। और केजरीवाल को ईडी के समन पर कैसे सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये भी आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार का रुख करते हैं। जरा बिहार के उस दौर को आप याद करिए। नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज पर लगाम लगाने के ऐलान के साथ सत्ता की शिखर तक पहुंच गए। बिहार से जंगल राज मिटाने का वादा किया, लेकिन उसी बिहार में जंगल राज जैसा दौर एक बार फिर से लौट रहा है। सबसे पहले आपको ताजा वाकया दिखाते हैं। बात जमुई जिले की है, जहां कुछ लोगों ने जेडीयू के नेता पवन साह को गोली मारी। वारदात की महिसौड़ी चौक के पास सोमवार रात को अंजाम दिया गया। छाती और कनपट्टी पर गोली लगने के बाद फिलहाल जेडीयू नेता पवन साह की हालत गंभीर है। दरअसल पवन साह जेडीयू युवा नगर के अध्यक्ष है और महिसौड़ी के रहने वाले पवन साह सोमवार को अपनी दुकान से रात तकरीबन 10 बजे पैदल ही घर लौट रहे थे। तभी घात लगाए बदमाशों ने पवन साह को देखते ही ताबड़तोड़ गोली चला दी। इस वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। वो घर की तरफ जा रहे थे और यहीं पे पुरुष से एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था और उसके द्वारा गोली मारी गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई अगर पूर्व का कुछ ऐसा विवाद या अन्य कुछ चीज़ इसमें निकल के आती है तो उस हिसाब पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं। सीसीटीवी में आपको एक फुटेज आई है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे पूर्व में भी प्रयास किया है, अभी प्रयास करते हैं, देखते हैं अगर कुछ बात निकल के आती है तो आप लोग से साझा करेंगे। तो ये तो हो गई आज के ताजा वाकये की बात, लेकिन ये वही बिहार है जहां जंगल राज पर सवाल उठते रहे और जंगल राज को मिटाने का नारा देकर नीतीश कुमार पावर में आए। लेकिन अब बिहार में वही जंगल राज वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जंगल राज से जुड़े वो नारे जो चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे। बीजेपी की तरफ से नारा था कि बीजेपी करेगी पहला काम जंगल राज का पूर्ण विराम। नीतीश कुमार कहते थे कि अपराध मुक्त रहे बिहार। फिर एक बार नीतीश कुमार का ही कहना था कि बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार ने ही जंगल राज से मुक्ति के लिए सुशासन का नारा भी दिया। लेकिन उसी बिहार में चढ़ता अपराध का ग्राफ ये सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट कर आ रहा है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार से आए अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीआरबी ने साल 2022 में हुए अपराधों से जुड़े जो आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से बिहार में तकरीबन 3,47,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 2.82 लाख था। यानी एक साल में बिहार में अपराध के मामलों में 65,000 की बढ़ोतरी हुई। हत्याओं के मामलों की अगर बात की जाए तो 2022 में बिहार के अंदर 2,930 हत्या के केसेस दर्ज किए गए। वहीं औसत की अगर बात की जाए तो हर घंटे बिहार में औसतन 2.75% मर्डर दर्ज किए जाते हैं। यानी इतना तो साफ है कि बिहार में अपराध से जुड़े आंकड़ों में बढ़त दर्ज की गई है। और इसी बीच नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या जंगल राज वाले स्टेट की कमान नीतीश कुमार तेजस्वी के हाथों में सौंप कर जाएंगे। अब ये तो बात हो गई बिहार सरकार की। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से सरकारें चला करती है, यानी विधानसभा। आज से देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में कार्यवाही शुरू हो गई है। इनमें झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। झारखंड में विधानसभा सत्र का आज है तीसरा दिन और इसी बीच झारखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। हिमाचल में भी 5 दिनों का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र भी आज से ही शुरू हो गया, जो कि 21 दिसंबर तक चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के गठन के बाद से इसका पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। वहीं आज 21 निर्वाचित विधायकों ने सदस्यता ली है। अब आपको अलग अलग विधानसभाओं में आज की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भी डिटेल में देते हैं। झारखंड विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था। सत्र का ये तीसरा दिन हंगामेदार रहा और इसी बीच बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण और विधायक जेपी पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी के 3 विधायकों के सस्पेंशन के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने इस कार्रवाई के खिलाफ सदन में बहिष्कार की घोषणा की और सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। हिमाचल विधानसभा का 5 दिन शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। धर्मशाला के तपोवन में 14वीं विधानसभा का ये 14 सत्र है और स्पीकर कुलदेव सिंह पठानिया ने सभी सदस्यों से सदन में रचनात्मक सहयोग की अपील की है। इसके बाद राष्ट्रगान से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। वहीं मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के गठन के बाद सोमवार से पहला सत्र शुरू हो गया है।
मंगलवार को सत्र के दूसरे यानी आज कमलनाथ को छोड़ करके बाकी 21 नवनिर्वाचित विधायकों ने सदस्यता की शपथ ली है। विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष गोपाल भार्गव ने उन्हें शपथ दिलाई। सोमवार को पहले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित 207 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली है। छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। राज्य की 6ठी विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होकर के 21 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी। आज नए सदस्यों ने शपथ ली तो वहीं 20 दिसंबर सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 21 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही के बीच एक तस्वीर तकरार की वजह बन गई है। ये तस्वीर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसको विधानसभा से हटा दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी। वहां पर अब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लग गई है। सोमवार को जब 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो ये बदलाव चर्चा का विषय बन गया। सदन में आसंदी के पीछे दाहिनी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, बाएं तरफ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर। पहले यहां जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी। कांग्रेस ने इसे देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान बताया। वहीं इस बदलाव के बाद अब एमपी में नया सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो वहीं बीजेपी पलटवार लगातार कर रही है। कांग्रेस की का कल्चर ही हो गया है हर बात में विवाद पैदा करना। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की रचयिता हैं। जिस संविधान को उन्होंने बड़ी मेहनत लगन के साथ लिखा था, उसी संविधान पर आज पूरा देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को संविधान दिया है। मेरा मानना है कि उनके बीच में इस तरह के भाजपा जो षड्यंत्र कर रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है। संविधान निर्माता की तस्वीर पर किसी को आपत्ति है तो मुझे लगता है बड़ी दुखद है। कांग्रेस के पास कोई इश्यूज नहीं है और वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाती है। काल्पनिक बातों को लेकर एक मनगढ़ंत समस्याओं को खड़ा करती है। कांग्रेस को आम जनता के विषयों को लेके आना चाहिए और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने की समझ डेवलप करना चाहिए। अब जो कि बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किए बिना बात अधूरी रहती है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा भी चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर थे और इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की है। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की जेपी नड्डा से मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी हाईकमान से नाराज हैं और इसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि एमपी में शानदार जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाकर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री एमपी का बनाया गया है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान 17 दिसंबर को दिग्गज नेताओं की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में शिवराज ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब माना जा रहा है कि ये मुलाकात बीजेपी में शिवराज के भविष्य की रूपरेखा को तय करेगी। जेपी नड्डा के आवास पर शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई, जिसके बाद इस मीटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाहर आकर के बैठक से जुड़े कई सवालों के जवाब से पर्दा उठाया। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो आगे भी काम करेंगे। वहीं उन्होंने ये बात भी दोहराई कि पार्टी की तरफ जो भूमिका मिलेगी उसको निभाने की बात भी शिवराज सिंह चौहान ने कही। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की संकल्प यात्रा के साथ लेकर के जाया जा सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग के बाद ये बात खुलकर नहीं कही। उन्होंने दक्षिण के राज्यों की पूरी जिम्मेदारी मिल गई है या नहीं, इस बात को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे। सर, ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। चलिए बात अब दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। ईडी ने उन्हें नोटिस भेज करके 21 दिसंबर को पेश होने को कहा। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ये ईडी का दूसरा समन है।
इससे पहले केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 2 दिसंबर को भी नोटिस भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी बताकर नोटिस वापस लेने की मांग की है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश भी नहीं हुए थे। ईडी ने केजरीवाल को यह समन ऐसे वक्त में भेजा है जब वो 10 दिनों के लिए विपश्यना ध्यान पर अज्ञात जगह पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल हर साल विपश्यना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं और इस साल भी वो 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। इसी बीच ये तो तय नहीं हुआ कि केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर इस समन पर सियासी रंग चढ़ाती नजर आ रही है। भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी की पॉपुलैरिटी से डर है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सीमा पार से भारत की ओर नशा भेजने वाले ड्रोन की गतिविधियों में तेजी आ गई है। ज्यादा धुंध होने के चलते कई बार ड्रोन की रेंज तमाम सुरक्षा उपकरण सही तरीके से पकड़ नहीं पाते, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के नशा तस्करों ने ड्रोन से ड्रग भेजने की गतिविधियों में सर्दी में रफ्तार दे दी है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया जब पंजाब अमृतसर के पास ड्रोन की मदद से भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक ड्रोन को ढूंढ निकाला गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक ड्रोन के साथ 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है और इस ड्रोन को बीएसएफ ने घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद धनोई खुर्द गांव से रोका। ड्रग्स की तस्करी की एक कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है जब इस तरह ड्रोन की तस्करी की कोशिश की गई हो या फिर उसे नाकाम किया गया हो। पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे, जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बीएसएफ ने बताया कि पिछले 18 दिन में तकरीबन 12 ड्रोन बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पकड़े हैं। इन ड्रोन से 16 किलो से ज्यादा हेरोइन भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी। इससे पहले भी बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने चीन का बना हुआ एक छोटा ड्रोन गिराया। इस ड्रोन के साथ भी 3.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। वहीं इस साल की जनवरी से अब तक की अगर बात करें तो बीएसएफ तकरीबन 60 ड्रोन पकड़ चुकी है। इससे ही समझा जा सकता है कि तस्करी का ये पूरा मामला आखिर कितना ज्यादा गंभीर है। चलिए कुछ और सियासी खबरों का रुख करते हैं। शिवसेना के शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे। बीजेपी के विधायक और तमाम मंत्री भी आज आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार और एमएस गोलवालकर की समाधि पर पहुंचे। आरएसएस नेता श्रीधर खड़गे ने नागपुर में कहा है कि हर साल महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक यहां डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर आते हैं। वहीं नई शिक्षा प्रणाली पर अगर बात करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के मुताबिक हम फ्री प्राइमरी के संबंध में निर्णय लेंगे।